नहीं, ये तो अभी भी लड़की है, नहीं तुम लोग सेक्स कैसे करते हो, तुम लोग सेक्स कैसे करते हो। फैमिली से नमाज पढ़ना, ये करना, और उसमें बीच में एक गुनाह कर लेना, एक तरह से गुनाह माना जाता है मुस्लिम फैमिली में। और उसको अगर पता चल जाए कि मैं रिलेशनशिप में हूँ एक लड़की के साथ में, तो वो तो मेरी जान ही ले लेगा। तो मुस्लिम कपल जो है हमारे डीएम्स में आके बोलते हैं हमें भी जेंडर चेंज कराना है। कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं इन पे फतवा जारी करो, ये जारी करो, तो मैं उनको फिर जवाब देता ही जिन पे फतवा जारी होता है उनको कोई फर्क पड़ता है। दूसरा वाला होता है जेंडर वाला, जेंडर चेंज वाला, वो सर्टिफिकेट भी लगता है आपको बॉटम सर्जरी के लिए। निप्पल्स अगर 36 के अंदर हो आपका इसका बूब्स का साइज, तो आपकी कीहोल सर्जरी होती है। अगर 36 के ऊपर हो तो डबल इंची सर्जरी होती है। डबल इंची में ये पूरा काट के निकाला जाता है। मैं हिम्मत तो कर लिया, पर मुझे नहीं करना, ये सब चीज सही नहीं है अपने शरीर के साथ खेलना करना, क्योंकि वो पेनिस का आपको शेप देंगे, पहले क्रिएट करेंगे, फिर शेप देंगे, फिर थर्ड स्टेज में उसमें जब जो सेंसेशन होती है ना, ये हेयर ग्रोथ तो आती है, ठीक है, बट आपके जो सर के बाल है ना, वो लड़कों की तरह कम हो जाते हैं, और इससे कैंसर भी हो सकता है। और डिप्रेशन में मैं जाता हूँ। एक तो सबसे पहले ना मुझे पेन ज्यादा लेता है, क्योंकि आपकी जब टेस्टोस्टेरोन आप लेते हो ना, तो आपकी हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। और मेरा जो बिहेवियर भी ना, जैसे मुझे गुस्सा थोड़ा, लाइक जैसे गाली गाली वगैरह होती है ना, बैड लैंग्वेज, वो मेरी जल्दी निकल जाती है। मतलब तो ये फैसला आपने कब लिया कि आपको खुलकर सोशल मीडिया पर भी आना है? अल्लाह तो सब देख रहा है, अल्लाह क्या कि सब हाजिर नाज़िर है, ठीक है। फैमिली को मालूम है, तो फिर हम दुनिया से भी क्यों छुपाए। देखिए, फीमेल हो या मेल हो, अगर मेल फीमेल बन रहा है तो बच्चा नहीं पैदा कर सकता वो, और अगर फीमेल मेल बन रही है तो वो स्पर्म नहीं आ सकता, बच्चा वो भी पैदा नहीं कर सकता। एक वक्त में आप दोनों में से किसी ने भी इस फैसले को रिग्रेट किया है अब तक? नहीं नहीं। नमस्कार, मैं हूँ कविता सिंह, रॉन रियल पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से एक ऐसा कपल जुड़ गया है जो अपने आप में देश के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। ट्रांस कपल ये है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने धर्म को भी आड़े नहीं आने दिया, चुनौतियों का सामना किया, और बावजूद इसके आज बहुत खुशी से ये मुंबई में रह रहे हैं। तो इस वक्त कैफी और यूसुफ खुद हमारे साथ मुंबई से मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते जी, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सफर कैसे शुरुआत हुई, और कैसे एक 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 औरत से मर्द बनने का सफर शुरू किया आपने? ये सफर तब स्टार्ट हुआ जब मुझे इससे प्यार हुआ। और वो मुझे कब इससे हुआ? प्यार, जी मुझे इससे जी। प्यार, हम लोग 2013 में मिले थे, तब से एक लाइकनेस चालू हो गई थी, और 2014 से हमारी डेटिंग स्टार्ट हुई। और उस वक्त आपको आपको जब लग रहा था तो आपको तो प्यार हो गया था, लेकिन कैफी आपके साथ क्या हुआ था? आपको पहले प्यार हुआ था, या यूसुफ को पहले ऐसा लगा कि हाँ वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं? यही तो ट्विस्ट है। एक्चुअली ना हम लोग कॉलेज में मिले थे और सबसे जी। पहले मुझे प्यार हुआ। मेरे अंदर पहले फीलिंग आई, और ये तो एकदम अनजान थे कि ऐसा कुछ मैं सोच भी रही हूँ। हम लोग क्लासमेट थे और ऐसे ही रोज क्लास में मिलना, एकदम एकदम फ्रेंड फ्रेंड की तरह थे पहले। फिर उसके बाद मेरे दिल में फीलिंग जागी इनके लिए, और कब मैं ज्यादा उनको पसंद करने लगी और इनको एज अ जीवन साथी पसंद करने लगी, मुझे खुद नहीं समझ में आया। मैं खुद ही कंफ्यूज थी, क्योंकि एक लड़की के लिए मेरे दिल में फीलिंग जाग रही थी। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और मैं मेरे घर वालों का सोच रही थी, मैं सोसाइटी का सोच रही थी कि अगर मैं इस चीज को मैं बोलती हूँ यूसुफ को, जो कि पहले निदा थे, अभी इनका सर्जरी के बाद में इनका नाम यूसुफ है, तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि मैं इनको बोलूं तो बोलूं कैसे। काफी मुश्किल टाइम था वो, जो मैंने प्रपोज किया इनको कैसे, मैंने अपनी फीलिंग को कंट्रोल कितने मन तक किया, फिर उसके बाद मैंने इनको प्रपोज किया। तो वो टाइम पे तो बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला था, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने तो डायरेक्ट नो बोल दिया था, नहीं ये नहीं हो सकता, मतलब हम गर्ल्स हैं। और एक्चुअली हम लोग मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैंने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि ये सब ठीक नहीं है, ये सब सही नहीं है, मुझे नहीं रखना, हमारी दोस्ती है, दोस्ती ही रहेगी, ये करके मैंने रिजेक्ट कर दिया था।
जी, और ये किस साल की बात है और उसके बाद क्या हुआ था? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस मजहब से आपके ताल्लुकात है, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा कहा भी जाता है कि बहुत ज्यादा संकीर्ण सोच होती है, और उस मानसिकता को पीछे पीछे छोड़कर इस तरीके से किसी के सामने अपने जज्बातों का इजहार करना आपके लिए भी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, कैफी? जी जी। हम्म। तो किस तरह से फिर आपने शुरुआत की, और ये किस साल की बात है ये? ये 2014 की बात है। हम्म 2014 में इसने मुझे प्रपोज किया था। मतलब एक दिन ये था, हग डे होता है ना जो चलता है फ्रेंडशिप डे के टाइम पे, हम्म जो 7 डेज सेलिब्रेट करते हैं कपल्स। के टाइम पे उस दिन हक डे था। तो ये मेरी फ्रेंड एक मुझे गले लगा रही थी, तो इस पे ये गुस्सा हो गई, और गुस्सा होगी मतलब चिल्लाने लगी मुझे। मैंने बोला अरे ये क्या हुआ अचानक तुम्हें, तुम भी गले लगा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर इसने मुझे लेकर गई, एकदम गुस्से में थी, लाल लाल हो गई थी, मेरा ऐसा हाथ पकड़े मुझे लेकर गई वॉशरूम में, और मुझे बोली मतलब मुझे अभी गले लगाओ, हग में ना हो। मैंने अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, मैंने गले लगा लिया। उसके बाद में डायरेक्ट इसने मुझे किस करके प्रपोज कर दिया। ये हमारा हम्म मुझे पहले टाइम उसने प्रपोज किया था। तो मैं थोड़ा हम्म ऐसे था कि मतलब ये क्या हो गया और ये क्यों हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को बस यही था कि ना था ये सब चीजें सही नहीं है। तो इसने प्रपोज की तो मैंने उसको वही टाइम मना कर दिया था। बट हमारी बातचीत चालू थी, ऐसे नहीं कि मैंने बातचीत बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग हम्म बातचीत कर ही रहे थे। फिर 1 महीने बाद मैंने इसका प्रपोजल वापस से एक्सेप्ट कर लिया। हम्म। निधा, लेकिन जब आपने प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो उस वक्त आपने क्या क्या सोचा और जहन में क्या ख्यालात थे? वो टाइम क्योंकि पे आप तो कह मेरे रहे को थे कि ऐसा पहले था। तो आपने रिजेक्ट किया था। जी जी। जी। वो टाइम पे ऐसा हो गया था ना कि जब इसने हम्म मतलब बताई करी तो मुझे भी लाइकनेस होने लगी इससे, मुझे भी इससे हम्म प्यार होने लगा। मैं भी सोच रहा था कि नहीं आप मतलब मुस्लिम फैमिली से नमाज पढ़ना ये करना, और उसमें बीच में ये गुनाह कर लेना एक तरह से गुनाह माना जाता है मुस्लिम फैमिली में। तो मैं यही सोच में था, हम्म बट मैंने ये सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो बात होगी। अल्लाह भी तो जानता है सब चीजें, अल्लाह की नजर में भी है। ठीक है चलो, अगर हो गया तो हो गया, क्या ही कर सकते, जब अल्लाह माफ कर सकते तो ये भी माफ कर सकते। ये सब सोच साच के मैंने फिर इसको एक्सेप्ट किया 1 महीने बाद इसके प्रपोजल को। हम्म। और जब बहुत आपने हिम्मत एक्सेप्ट, बहुत हुआ। हिम्मत बहुत चाहिए होती है जाहिर तौर पर, और डर भी बहुत लगता है कि किस तरीके से आपके जो सबसे पहले तो परिवार से ही डर लगता है कि जी परिवार के सामने किस तरीके से आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें जी। कैसे राजी करेंगे। वो चुनौतियां किस तरीके से आप दोनों ने पार की? शुरुआत कैसी आपसे? सुनो। मेरी फैमिली जी। एकदम ऑर्थोडॉक्स है, प्रॉपर हम्म मुस्लिम फैमिली। हिजाब में रहना, हमेशा मैं हिजाब में रही हूँ। और मेरी फैमिली में लव मैरिज अलाउ नहीं है। और मैंने ऐसी मैरिज की है जो हम्म जेंडर अलग जेंडर में शादी कर ली। तो बहुत ज्यादा मतलब एक्सेप्टेंस तो कहीं पे था ही नहीं। मैंने मेरी फैमिली को एंड तक ही नहीं बताया कि मैं ऐसे रिश्ते में हूँ। जब मुझे हम्म सामने से वो लोग बोलते थे कि शादी कर लो या तुम्हारा घर बसा लो। मैं एजुकेशन में थी, मेरी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी, होने के बाद में मुझ पे प्रेशर आया कहीं, और मैं इनके साथ जी। रिलेशनशिप में थी, बहुत ही स्ट्रांगली हमारा बॉन्ड था। मतलब रिलेशनशिप मतलब ऐसा हो गया था, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। पर मेरे अंदर इतना करेज नहीं था कि मैं मेरी फैमिली को फेस कर पाऊं। और मुझे पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, पूरे घर में अफरा तफरी हो जाएगी और बहुत कुछ हो सकता है। मतलब मेरी जान भी जा सकती है या सामने वाले की इनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली कैसी है। और उस फैमिली में ये बात रखना कि हम्म मैं किसी लड़की लड़की हो के हम्म किसी लड़की को प्यार कर रही हूँ और मुझे उसके साथ जिंदगी बिताना है, ये चीज हम्म मैं कभी अपने घर में बता भी नहीं पाई। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि मैं कैसे बताऊं। मेरी ना सिस्टर से मैंने बताया, ना मेरे ब्रदर से कभी ये चीजें बताई, ना मेरे पेरेंट्स से कभी हिम्मत हुई कि मैं किसी को भी बताया। इवन मेरे कजिन से भी मैंने कभी नहीं बताया, जो मेरे से बहुत ज्यादा क्लोज थे, क्योंकि मुझे हम्म पता है सबकी मेंटालिटी इक्वल है, कोई नहीं समझेगा। हम्म तो मैंने एंड तक इस चीज को हाइड रखा। जब मैं मेरे घर से निकली हूँ, मेरी शादी वाले दिन मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, मैं मेरी शादी वाले दिन निकली हूँ, तब मेरी फैमिली को पता चला है कि शादी हाँ किससे? उसकी भी तरफ से। शादी किससे? हाँ। वो पूरी शादी स्टोरी भी है। आपकी तय हो गई थी? जी जी, वो यस। पूरी स्टोरी है, जब आप पूछेंगे तो हम आपको पूरा स्टार्टिंग से फिर बता देंगे। जी। कैफी, ये तो बहुत अजब सा आपने ट्विस्ट बता दिया कि शादी भी तय हो गई थी आपकी, बल्कि जी शादी मेरी हो शादी रही थी।
जी जी, वो बहुत अलग ही कहानी और है वो यहाँ तो। तक किसी को इल्म नहीं था कि आपके जहन में क्या चल रहा है? नहीं, किसी को भी नहीं, क्योंकि मैं हम्म। कहीं न कहीं मुझे कन्विंस कर लिया गया था मेरी फैमिली के थ्रू कि हम्म। अगर तुम ये करती हो, तुम किसी मेल से शादी कर लोगी ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी बेहतर हो जाएगी और जिसके साथ यूसुफ जो है, इनकी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, कहीं न कहीं अगर तुम लोग सेपरेट हो जाते हो तो। तो ये मेरे माइंड में डाला गया कि तुम ना शादी कर लो, दोनों की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, वरना बहुत बदनामी होगी होगी दोनों फैमिली की। क्योंकि ये अच्छा, भी यानी कि एक आपने अच्छी अपने दिल की बात बता दी थी, उसके बाद वो आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे कि शादी कर लो कहीं न किसी। कहीं मेरी फैमिली को ये पता था कि मैं इसमें हम्म। हूँ, क्योंकि इनका मेरे घर अंदाजा में था। आना, इनका हम्म। पॉसेसिव होना, इनका फ्रेंडशिप से हम्म। ज़्यादा सबको लगता था, मेरी फैमिली को अच्छे से हम्म। पता था कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा ये मतलब ये मेरी इतना केयर करते थे कि उन लोगों को हम्म। कहीं न कहीं डाउट था। लेकिन उन लोग ने कभी भी मुझे ना सामने नहीं बोला कि तुम्हारा ऐसा है हम्म। क्या? पूछा भी नहीं। क्योंकि अगर वो पूछते, तो एक ये हो जाता है ना कि ये बागी हो जाएगी अगर मैं पूछ लूँ तो। तो इसके लिए वो लोग अपने में ही बात करके पूरा कि इसको बताएँगे भी नहीं और ये इसके दिल में डाल देंगे कि शादी किसी और से कर ले। अगर ये क्वेश्चन भी करेंगे कि तुम्हारा निदा से कुछ है क्या? तो ये बागी हो जाएगी और ये लोग खुल जाएँगे और कहीं भाग भी हम्म। जाएगी, चले जाएगी, ये उनके दिल में था मेरी फैमिली के और डर भी था। और हम्म। मुस्लिम फैमिली से हैं हम, अगर ऐसा कुछ हो गया कि मुस्लिम लड़की मुस्लिम के लड़की के लिए भाग गई, तो मतलब पूरी फैमिली बहुत बुरी तरह से बदनाम हो जाएगी। काफ़ी अच्छी नामचीन फैमिली है मेरी भी और इनकी भी, दोनों की। हम्म। तो डर तो था ही, और उसके बाद वो शायद जवाब भी नहीं सुनना चाहते थे आपसे, इसलिए उन्होंने इस तरह से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। अब आप ये बता रही हैं कि शादी वाले दिन आप चली गई थी घर छोड़ के? जी जी, जी। शादी वाले दिन इसका मुझे कॉल आया कि मैं आ हम्म। गई हूँ करके। उसके बाद ही फिर जो भी हमारे आगे की जिंदगी स्टार्ट हुई। तो ये हम्म। कहानी मतलब इस तरह से है ना कि जब 2014 में इसने मुझे प्रपोज की और हम्म। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 1 महीने बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग मतलब रोज कॉलेज में मिलना जुलना ये लगा रहता था। बट फिर मुझे समझ में आया कहीं ना कहीं ये सब चीजें लग रही थी कि मैं हूँ एक लड़की। और आप भी जानते हैं कि एक लड़का और लड़की मतलब डिफरेंस है कहीं ना कहीं उनमें। लड़के को हर चीज की आजादी है, लड़कियों को आजादी उतनी नहीं है। लेकिन मेरे घर में हर चीज की मुझे आजादी थी। मुझे क्या, मेरे घर में मतलब मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ ना जो नामचीन तो है, ठीक है, मुस्लिम भी है। बट ये नहीं कि नहीं एक लड़की है तो बाहर मत जाओ, ऐसा रोक टोक नहीं है मेरे घर में, मेरी पूरी फैमिली में नहीं है। हर चीज की इजाजत है, तुम घूमो फिरो जो तुम्हें करना है करो। और मेरे घर में लव मैरिज की भी इजाजत थी, मतलब आपको लव कर रहे हो आप करो, बट बता दो और घर में शादी कर लो सबके सामने, कुछ गलत कदम ना उठाना। इस तरीके से था। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी वहां से हिम्मत थी कि मैं मतलब मेरी मम्मी और मेरे घर वाले इससे ना, मेरे डैडी मेरी मम्मी मेरी फैमिली, कि मैं अगर कोई कितना भी गलत हो फैमिली में, जैसे मैं या मेरी बहन या मेरा भाई कोई भी गलत हो, बट मेरे घर वाले खासकर मेरी मम्मी डैडी बराबर खड़े रहते हैं उनके लिए। चाहे बोले मेरा बच्चा गलत कितना भी हो, पर हमारे लिए तो वो औलाद ही है, तो हम उसको क्यों छोड़ेंगे। ये मैंने देखा है मेरी मम्मी और डैडी का नेचर। तो इस वजह से मुझे ये था कि चलो अगर आगे कुछ भी होता है तो एटलीस्ट मेरे घर वाले मेरे लिए खड़े रहेंगे। ये सब सोच साच के मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके बाद में जब 2015 लगा और 16 लगा, मेरी भी कम ही उम्र थी, बट मुझे इतना समझ में आ गया था कि मुझे आगे जाके काम करना है, इसको देखना है, सब चीजें करनी है। तो फिर मैं मेरे तरीके से जो भी हो सकता था मेरे से, छोटा मोटा काम मैंने घर से छुपा के मैं करना चालू कर दिया था। जैसा लाइक कपड़े बेचना हो ऑनलाइन या कुछ भी काम दूसरा हो वो करने लग गया था। मैं कॉलेज भी जाता था, फिर कॉलेज से आके हम्म। मैं घर का काम भी करता था, और फिर मैं झूठ बोल के मतलब नहीं ट्यूशन जाने इधर जाने करके मैं आके हम्म। मैं जोमेटो वगैरह ये सब भी मैं एक लड़कियों की करता था कि 2 पैसे में जमा करूं, इसके लिए मेरे पास में काम का कुछ ये रहेगा ना कि मैं कर पाऊंगा आगे जाके, तो मैं एक हम्म। लड़का बन पाऊंगा। क्योंकि एज अ गर्ल आप भी जानते हो ये सब चीजें एक मुस्लिम फैमिली में ये सब चीजें बहुत प्रॉब्लम देती है। और लड़कियों को इतना कुछ बचपन से सिखाया नहीं जाता सिवाय घर के काम के और पढ़ाई के। तो उस वजह से मुझे फिर समझ में आया कि नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं चलने वाली, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं अपनी कॉलेज के साथ अपना छोटा मोटा काम भी करते जा रहा था, जिससे मेरे पास में कुछ जमा हो, कुछ अलग से मैं करते कर सकूं इसके लिए। आगे चल के कल को आ गई तो फिर मेरा क्या, मैं कहाँ रखूंगा, हम्म। मैं क्या करूंगा, ये सब मैं सोचता ही रहता था। फिर जब 2015 निकला, इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी, मतलब हमारी दोनों की, हम साथ में ही पढ़ते थे, हमारी कंप्लीट होने वाली थी। मैंने इसको कहा कि अब आ जाओ तुम, बहुत टाइम हो रहा है अब चलो तुम। तो इसने कहा नहीं मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे और पढ़ना है। इसने अचानक से मेरे से डिस्टेंस मेंटेन करने लग गई। तो मैं थोड़ा ऐसा हो गया कि नहीं, अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रही हो तुम।
मतलब क्या अचानक से ऐसा क्या हो गया, भाई ने देख भी लिया तो तुम्हें तो मुझसे प्यार है, तुम्हें तो आना ही है मेरे पास में, फिर क्यों इतनी बड़ी बात है, तुम आ जाओ, जब तुम बोलोगी तब तुम आ जाओ, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं, तुम डायरेक्ट आके मुझे कॉल करो। बट इसकी हिम्मत कभी होती ही नहीं थी अपने घर वालों से बात करने की, तो इस वजह से इसने मुझसे डिस्टेंस, तो मतलब कि सब हम लोग कॉलेज में था, बात कम हो गई थी, हमारी चैट्स वगैरह सब कुछ कम हो गया था। फिर ऐसा हुआ कि 6 महीने के हम लोग ने एक दूसरे को देखे ही नहीं, इस तरीके का हो गया था हम लोग। 6 महीने तक हम लोग ने एक दूसरे को ना देखना, ना मिलना, ना जुलना, ना बातचीत। फिर भी 6 महीने बाद मैंने सोचा कि नहीं, ठीक है चलो, मतलब कहीं ना कहीं होगा, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं एक बार फिर से बात करता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ, आगे पहल कर लेता हूँ, करके फिर से मैंने पहल की इसको। तो फिर इसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना, बस मेरे में हिम्मत नहीं है, जिस दिन मेरे में हिम्मत आ जाएगी मैं आ जाऊंगी। ये इसके अल्फाज थे उस टाइम पे। और शायद हिम्मत उसी दिन आई जिस दिन आपका निकाह हो रहा था। जी कैफी। जी, वो उससे पहले मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, उसके बाद हिम्मत आई। जब मैंने इनको देखा कि ये मेरे लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, हम्म तब मैंने सोचा कि नहीं भाई, ये इंसान मेरे लिए जान दे रहा है, सुसाइड कर रहा है, मेरे लिए मार खा रहा है, और सब कुछ हो रहा है इनके साथ में, इनकी फैमिली के साथ में। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ भी हो, अभी अब निकलना ही है, अब इनके पास जाना ही है, क्योंकि मैं ऐसे भागता हुआ तो नहीं दे सकती किसी को मेरे लिए। तो और सोच के माइंड में मैं वहां से निकली, उससे पहले बहुत कुछ हुआ। हम्म कैफे, परिवार में आपके कौन कौन है? और यूसुफ, आपके परिवार में आप लोग कितने भाई बहन हैं और उनका कितना आप लोगों को सपोर्ट मिला था? पहले तुम बता दो। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरी 3 एल्डर सिस्टर हैं और दो हम्म दो ब्रदर हैं। ऑल आर मैरिड, और एक की तो डेथ हो गई है, और एक भाई है हम्म जो भी वो फैमिली में है, उसकी फैमिली है सबकी। और मैं हम्म सबसे छोटी हूँ मेरे घर में, और सब मेरे से बड़े हैं, और सब जो छोटा होता है उसके ऊपर सब हुक्म चलाते हैं और डर बनाते हैं। तो बहुत ज्यादा मुझे डर डर में रखा गया मेरी फैमिली के थ्रू। तो बस यही थे। यानी कोई ऐसा नहीं था जो उस वक्त आपको समझ सकता और आपको सपोर्ट कर सकता। और यूसुफ, आपके सब घर में जब आप हाँ, निदा से यूसुफ बनने का सफर भी काफी मुश्किलों भरा था, उस पर भी आएंगे। लेकिन परिवार में आपके कौन कौन थे और हैं? मेरे परिवार में मेरा बड़ा भाई हम्म है और 2 बहनें और है। बड़े हम्म भाई की शादी हो गई है, मेरी बड़ी बहन की भी शादी हो गई है, और जो दूसरी मुझसे बड़ी है वो टीचिंग का काम करती है, उसकी शादी अभी नहीं है। उसके बाद मैं सबसे छोटा था। और ऐसा है कि मुझे बहुत प्यार मिला मेरे माँ बाप से, मेरे बहन भाइयों से भी, और मुझे सपोर्ट देखा जाए ना, वो ना चाहते हुए भी मिला है उनसे। लाइक अगर उनका हम्म दिल ना भी हो इस चीज के लिए कि नहीं ये चीज गलत है, बट मुझे उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़े, ये जानते हम्म हुए भी कि ये चीज गलत है, बट उनको ये था कि नहीं मेरी औलाद को कुछ ना हो, मेरी बहन को कुछ ना हो, मेरे मेरे बच्चों को कुछ ना हो, इस वजह से उन्होंने मेरा साथ कभी ना छोड़े। मैंने उनको बहुत बार यही तक बोला कि मुझे तुम लोग छोड़ दो, मुझे छोड़ दो तुम लोग, मेरी वजह से तुम लोग खराब हो जाएगा, मेरी वजह से तुम लोग की जिंदगी तो लोग ने बोला ऐसे कैसे छोड़ दे, जब एक माँ पूरी जिंदगी पालती, बाप जिंदगी पालता पूरी अपनी औलाद को, वो कैसे अपनी औलाद को छोड़ सकता है, उनका ये जवाब था। तो अभी आप और लोग जब परिवार के साथ ही हैं? जी जी जी, फैमिली के साथ ही हम लोग, मेरी मतलब फैमिली के आपके साथ। आपके परिवार ने आपको एक्सेप्ट कर दिया है आप दोनों को, लेकिन जी जी अभी जी। कैफे जी, आपके आपके परिवार ने अभी आप लोगों को अब एक्सेप्ट किया इतने सालों बाद? मैं जब वहां से निकली हूँ उसके बाद हम्म मैंने 2-3 बार ट्राई किया मेरी फैमिली से कांटेक्ट करने के लिए। हम्म तो उठाया कॉल, और उठा के सिर्फ मुझे गालियां दी, मुझे अब्यूज किया है कि तुमने हम्म तो बदनामी कर दिया, तुमने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तुम किसी लड़की से प्यार करी थी, तुम्हें किसी तरह की कमी नहीं किया हमने, हर तरह से अच्छे से पाला, सब अच्छे संस्कार दिए, सब दिए, तुमने ऐसा क्यों किया। बस वही चीजें मेरे ऊपर थोपने की कि तुमने बहुत गलत किया, कभी जिंदगी में मर जाएंगे तो भी तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुमने जो हम्म भी जिंदगी चूज किया अब उसको झेलो। उनको उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो मैंने किया है ये झेलना है। और मैं हम्म मेरी फैमिली से उन मेरा है फैमिली से बाउंडेशन जिस लोगों का होता है, मोहब्बत होती है, इसके लिए मैंने कांटेक्ट किया। लेकिन वो नहीं समझते, बोलते दोबारा कॉल नहीं करना, और तुम कहीं दिख भी जाओगी तो तुम्हें जान से मार देगी। इस तरह से मुझे आंसर मिला। तो कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत भी टूट गई कि
फिर मैंने एफर्ट दिखाना भी बंद कर दिया। 2-3 बार जब ट्राई किया उसके बाद मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, फिर अब मैं नहीं करती मेरी फैमिली से कांटेक्ट। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरी वो टाइम पे जब मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मुसीबत में थी, हम दोनों अकेले, या वह सर्वाइवल जो हमारा था उसमें किसी ने साथ नहीं दिया, सबने बायकॉट कर दिया। तो अब मैं कभी जिंदगी में उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी, किसी से भी नहीं। मुझे बहुत मोहब्बत थी मेरी फैमिली से, मेरी फैमिली में मेरी बहनों से, उनके बच्चों तक से बहुत मोहब्बत थी। अभी मुझे है मोहब्बत, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे कोई कांटेक्ट रखें या मैं उनसे कभी रखूं इन यानी फ्यूचर। माता पिता आपके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, वो भी आपके साथ कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते, और रिश्तेदार भी नहीं, कोई सामने आया है? ऐसा है ना कि अगर माता पिता रखना भी चाहे तो सिबलिंग्स नहीं रखने देंगे। उनका हम्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है, एक कंडीशन रख दिया है कि अगर तुम कैफी से रिश्ता रखोगे, दोनों मेरे पेरेंट्स हैं, अगर उनसे कैफी से रिश्ता अगर तुम लोग रखेंगे तो हमसे रिश्ता टूट जाएगा। ये सिबलिंग्स ने कहा है कैफी को, अपने मतलब उनके मेरे पेरेंट्स। पेरेंट्स हैं, तो अब मेरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम्म। उनको देखे, उनकी मतलब वो 3 भाई बहन, 4 भाई बहन सब है वो, और उनकी फैमिली है, उनके साथ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मेरे भाई के साथ में। बूढ़े हो हम्म। गए वो अभी दोनों। तो कहीं ना कहीं मौत आजगी भी है कि अगर ये लोग छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो मैं उनकी बेटरमेंट के लिए ये चाहती हूँ कि भाई मेरे से कोई रिश्ता ना रखो, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी लड़का है, तुम्हारा बहू है, तुम उसका ही फेवर करो। मुझे जरूरत भी नहीं है किसी की, मुझे इनकी फैमिली मिल गई, मैं कंप्लीट हो गई। परिवार में तो आप आ गए थे, लेकिन जब आप निकाह वाले दिन यहाँ पर आई थी, तो उसके बाद फिर आगे का सफर कैसा रहा? और निदा से खास तौर पर, निदा जी, से कैफी बनने का, यूसुफ बनने का सफर कैसा रहा? तो ये क्योंकि सफर क्योंकि जेंडर चेंज कराना, सेक्स चेंज ऑपरेशन बहुत आसान तो होता जी नहीं है। जी हम्म। जी, बहुत तकलीफ होती है सब चीजों में। और हम्म। ये सफर ऐसा एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है ना, कि जब मैंने बताया ना आपको, हम लोग फिर 6 महीने के लिए अलग हो गए थे, फिर उसके बाद में हम लोग फिर मिल गए। हम्म। तो जब मिले हम लोग, तो उसके बाद में इसने यही कहा कि नहीं, मुझे बीएड करना है। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप बीएड करो। फिर मैंने इनको बीएड भी करवाया। उस बीच में फिर ये सफर की बात शुरू हुई, क्योंकि इसने ये कहा कि आप पे ना अगर जेंडर चेंज करवाओगे आगे चल के, तो हम्म। ये बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर लेगी। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता बात हुई थी इसकी मेरी तरफ, इसने मुझसे कहा था ये बात। तो मैंने हम्म। फिर, मैं वो टाइम पे रेडी नहीं था, क्योंकि मैं एज अ मुस्लिम खुद को मतलब चेंज करना गलत चीज हो जाती है। क्योंकि जो आप बनाएगा वही हो, आप चेंज नहीं हो सकते कभी। मुस्लिम में ये भी गुनाह ही है। तो इस वजह से मैं उस चीज के लिए कभी रेडी था नहीं। बट ऐसे हालात और वक्त हो गए कि मुझे फिर वो करना ही पड़ गया। हम्म। तो जब आपने इतना बड़ा फैसला लिया, तो क्या आपने फिर अपनी अपनी फैमिली को भी इस फैसले को लेकर उनसे भी राय मशवरा किया, या आपने खुद ही ये फैसला कर लिया? नहीं नहीं, मैंने मेरी फैमिली को बताया। एक्चुअल में हम्म। ऐसा हुआ था, जब मैंने 2020 के बाद, 20 में ना, 2020 में मैंने इसको मतलब कहा कि तुम आ जाओ, आप अब तो आ जाओ, अब हो गया सब कुछ, अब चलो। हम्म। तो उसने वही बोली बीएड करना है। फिर इसको बीएड जब भी कर रही थी, तो इस बीच में इसके घर वाले इसको रिश्ता दिखा रहे थे। और उस बीच में मैंने मेरे घर पे मेरी मेरी जो सिस्टर है, मुझसे जो बड़ी है, मैंने उनको हम्म। बता दिया था, और मेरी कजिन्स को भी बता दिया था। और जब मैं कॉलेज में था, तो मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी बता दिया था कि इसका मेरा रिलेशनशिप है। तो कि हम्म। कुछ का मतलब कुछ फ्रेंड्स का रिएक्ट ऐसा था कि नहीं गुनाह है, और कुछ का ऐसा था कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, कोई मुझसे चेंज नहीं हुआ था। नहीं, जैसे लोग चेंज हो जाते तो ऐसा चेंज नहीं हुआ था। और जब मैंने मेरी सिस्टर को बताया, तो मेरी सिस्टर का ऐसा था कि ठीक है, अगर है ये गलत है, लेकिन अगर है हो गया तो फिर इस पे ही रहना। हम्म। ये ना हो कि नहीं मतलब टाइम पास कर रहे हो, कुछ फालतू हरकत कर रहे हो, ये सब तो नहीं। मैंने नहीं, ऐसा नहीं हम्म। है, मुझे इससे मोहब्बत है, सच मोहब्बत है। और मैं इसके लिए कुछ भी कर गुजरू, मुझे इस तरह की मोहब्बत है। तो फिर मेरी सिस्टर ने हम्म। कहा अच्छा ठीक है, कुछ आगे होता है तो मैं हूँ सपोर्ट में। ये मेरी जो हम्म। मुझसे बड़ी सिस्टर है उनका था। मेरा उनका रिलेशन ऐसा है कि मैं हर चीज हम्म। बता देता हूँ उनको, या मेरी मम्मी को भी। और मेरी मम्मी हम्म। को भी कहीं ना कहीं मैंने हिंट दे दिया था, मेरे सामने से मेरे डैडी को बोलने की हिम्मत नहीं थी, बट मैंने हिंट हम्म। दे दिया था। तो उस बीच में इसने ये कहा 2020 में कि मुझे ये करना है करके, आप करवा दो। तो मैं रेडी नहीं था। बट फिर जब ऐसा हुआ 2021 में मैंने फिर सोचा ठीक है, अगर ये यही चाहती है कि इसी तरह से इसके घर वाले हम्म। मिलेंगे और ये मुझे मिलेगी, तो फिर मैं वो चीज को चेंज करा ही देता हूँ। हम्म। फिर तब जाके मेरा ऑपरेशन हुआ, टॉप सर्जरी हुई। और उसके हम्म। लिए मुझे मेरे घर वालों को, मतलब मेरे घर वाले तो बहुत बहुत परेशान है। जब उनको पहले ये पता चला कि इसके साथ में मेरा मतलब रिलेशन है, ऐसा कुछ है,
वो तो बस मेरी मम्मी डैडी तो बस रो ही रहे थे, मतलब सर पकड़ के रो ही रहे थे, मतलब कि क्या हो गया मेरी इतनी अच्छी औलाद। क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी ने तो सबको कैसा काम करो, मतलब अच्छे से रहो, किसी घर जाना है, घर देखना है हम्म किसी का, तो उस तरीके से ही पाला पोसा हर चीज, मतलब हिम्मत रखना, आगे आगे रखना हर चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं हुई, घूमने फिरने से लेके लड़कों से बात करने तक। मेरे घर में मुस्लिम होगी ये नहीं था कि ना लड़कों से क्यों बात कर रही, जबकि कोई बोल भी देता तो मेरी मम्मी खुद बोलते थे कॉलेज है, उनकी लाइफ उनकी जिंदगी, बात तो करनी पड़ेगी उनको लड़कों से। इस तरह हम्म से मेरी मम्मी डैडी का जवाब होता था। मतलब मेरी मम्मी हम्म ऐसे एक शील्ड की तरह रहती थी अपने बच्चों के लिए आगे हम्म खड़े होके। तो उस तरह तो मम्मी ने एकदम सर पकड़ ली कि अगर मोहब्बत भी करनी थी तो करते लड़के से करते, तो ये क्या था। और वो हम्म दिन तो मतलब ऐसा हो गया कि मम्मी ने पूरा दिन खाना नहीं खाया, मेरे डैडी ने खाना नहीं खाया, सब घर में एकदम परेशान हो गए 2 दिन 3 दिन तक, और 3 4 दिन हम्म तक मैंने खाना नहीं खाया। फिर भी माँ बाप है, तो 1 दिन बाद फिर उन्होंने कहा खाना खा ले तू, मैंने नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे चेंज कराना, मुझे उससे मोहब्बत है, ये है वो है। इस तरीके से फिर उनको कहीं ना कहीं डर लगा कि मैं मर ना जाऊं, हम्म मैं खुद को कुछ कर हम्म ना लूं। तो फिर वो थक हार की, मतलब औलाद की मोहब्बत में थक हार की, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे करो। हम्म तब उनका ये रिप्लाई था कि जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो, पर मेरी औलाद मरना नहीं चाहिए, बस उनका ये था। क्योंकि मैंने उनको ये नहीं बताया था कि ऑपरेशन से क्या होता है और क्या नहीं होता है, बस मैंने उनका हम्म मुझे चेंज कराना है। मैंने आज तक उनको जो तकलीफें होती है वो मैंने नहीं बताया वो आज तक, क्योंकि अभी भी चल ही रही है ना चीजें, बट मैं बताता नहीं हूँ हम्म क्योंकि माँ बाप ये कोसेंगे ही कि नहीं मेरी औलाद को मतलब ये कर दियो कर, जब सब चीजें अच्छी है तो फिर मैं क्यों उनको हम्म तकलीफ बताऊँ। बस मैं ये बता देता हूँ मुझे ये करना है, मैं गलत हो या हम्म सही हो, हम लोग हमारे घर में मेरे पेरेंट्स ने एक चीज बहुत बचपन से सिखाई है, तुम गलत हो या सही हो, माँ बाप का 2 चमाट खा लेना, लाफा खा लेना, माँ बाप 2 गाली हम्म देंगे पर तुम्हारा साथ देंगे। तो उस वजह से घर हम्म में कोई भी हो, छोटे से बड़ा हो, सब आके मम्मी और डैडी को सब सच बता देते, चाहे वो गलत हो या सही हो, बस सच बता देते। तो मैं भी वही करता हूँ, मैंने बता दिया कि मुझे ये चीज चेंज करनी है। 1 हफ्ते बाद जब मैं एकदम हाल मेरा खराब हो गया, खाना वाना ना खा के, वो लोग ने भी देखे कि नहीं ऐसे मर जाए, तो बोले ठीक है जो तुम्हें ठीक लगे तुम करो, कोई मना नहीं है तुम्हें। हम्म उन्होंने कहा। अब लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि अब तो आप सोशल मीडिया पे भी आप दोनों आ गए हैं और आप ये कहते भी हैं कि कई लोग हैं जो जानकारी जुटाना चाहते हैं, जो पूछते हैं कि ये जी जी ऑपरेशन जब करवाते हैं तो उससे पहले क्या काउंसलिंग भी होती है, क्या साइकियाट्रिस्ट आपका इवैल्यूएशन भी जी करता है, सर्टिफिकेट बनाया जी जाता है, ताकि ये जी समझा जी जा सके कि कोई कोई कुछ वक्त के लिए आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या वाकई आप चाहते हैं। जी जी एक्चुअल में ऐसा हाँ। होता है ना, जब हम्म एफटीएम के लिए जाते हैं जैसा फीमेल टू मेल के लिए, तो सबसे हम्म पहले आपको काउंसलिंग करानी पड़ती है। काउंसलिंग में हम्म वो 2 से 3 महीना चलती है आपकी काउंसलिंग, कि उन्हें पूछा जाता है आपसे कि आप क्यों कर रहे हो ये सब चीजें, या आपको चेंज करना हम्म है, या आपको मतलब थोड़ी देर के लिए है, या फिर वो मतलब इस तरह से ही बोलेंगे आपको कि आप किसी के साथ सेक्स हम्म करके देख लो, इस तरह से ही बोलते हो आपको। बट हम्म आपके जो दिल में है, आपके जो माइंड में, वो आपके जुबान पर आ जाएगा। अगर उनको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, मतलब इसमें हम्म मतलब ये नहीं कल को बदलेंगे या इनको पछतावा होगा, तब फिर वो हम्म आपको लिख कर देते हैं कि अभी आप मतलब सर्जरी के लिए रेडी हो, आप इंजेक्शन के लिए रेडी हो। फिर उसके बाद में आपका फर्स्ट प्रोसीजर यही होता है कि आपको इंजेक्शन लेनी होती है। बट मेरे हम्म केस में मैंने पहले टॉप सर्जरी करवाई थी, फिर मैंने हम्म इंजेक्शन लिया। हम्म। तो सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। तो कितने सेशंस में आपको इवैल्यूएट किया गया था साइकियाट्रिस्ट के जरिए, मेरा दो या महीने एक में हो सेशन गया में, था। 2 महीने में आपका इवैल्यूएशन हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट के जी साथ के बाद आपने इंजेक्शन का रास्ता पहले नहीं चुना, आपने अपनी जी टॉप सर्जरी कराई। यस यस, मैंने तो टॉप सर्जरी का पहले रास्ता चुना। जी जी, टॉप सर्जरी आपने मुंबई में ही करवाई थी। जी जी, मुंबई में ही करवाया टॉप सर्जरी मैंने। जी, और इसमें आपको किस तरह की परेशानी आई, क्योंकि आप कह रहे थे कि हम तो पैसे भी जुटा रहे थे कि आने वाले टाइम में अगर हमें साथ में रहना है तो फिर उसके लिए भी मुझे मजबूत होना पड़ेगा फाइनेंशियली, जी और इन जी सब के बीच ये एक अलग खर्चा भी आ गया। तो ये खर्चे में भी क्या परिवार ने सहयोग किया या आपकी अब खुद की सेविंग्स थी। जी, जैसे मैंने बताया आपको, मैं वो टाइम पे काम कर ही रहा था। हम्म फिर उसके बाद हम्म में मैंने छोटा-मोटा जमा करके एक बिज़नेस डाला अपना, हम्म छोटा-सा। हम्म मेरी मम्मी से पैसे लेके, मेरी सिस्टर से पैसे लेके, मैंने हम्म कहा ना वो बहुत सपोर्टिव है, तो मैंने बताया तो फिर उन्होंने मतलब एक ओला का होता है ना गाड़ी का, मैंने वो छोटा-सा एक बिज़नेस डाला, फिर उससे मैंने अपनी सेविंग्स जमा की। जो वो सेविंग्स थी फिर वो मैंने इसमें खर्च की, और उससे पहले जब इसकी शादी का टाइम था ना, वो टाइम पे ही मेरी हम्म पूरी सेविंग खर्चा हो गई थी। ये तो बहुत मुश्किल से जो बची थी, फिर उसमें से मैंने हम्म ऑपरेशन करवाया अपना। सेविंग्स कहाँ खर्चा कर दी थी आपने, शादी तो इनकी हो रही थी। हाँ, शादी इनकी हो रही थी, बट मुझे तो तुड़वानी थी ना। लॉयर को दे दिए सारे में। लॉयर को दे दी, अगर आप बोलो तो मैं आपको पूरी शादी की स्टोरी सुना देता हूँ। पहले वो सुन जी लोगे उस आप पर तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए सुना दीजिए,
सुना ठीक दीजिए है आप। तो जी जी 2014 में हम मिले, जैसे कि आप जानते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग का हाँ। रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। फिर 16 में जब इसके भाई ने मैसेज देखा तो हम लोग 6 महीने के लिए अलग हो गए। फिर वापस से हम लोग मिल गए 6 महीने बाद। फिर उसके बाद में इसकी पढ़ाई चली रही थी। उसने कहा कि नहीं मुझे आगे पढ़ना है, ठीक है पढ़ो। उसी बहाने मुझसे मिलने आती थी, पढ़ाई के बहाने से मुझसे मिलने आती थी। हम लोग दिन भर साथ रहते थे। और मैं साइड बाय साइड बिजनेस मैंने वो टाइम पे स्टार्ट कर दिया था। मैं एक होटल में भी जॉब कर रहा था। मैं साथ में ड्राइविंग जो सिखाते ना, मैं वो भी कर रहा था। मैंने छोटा मोटा अपना ओला का बिजनेस भी डाला था, मम्मी के साथ में, सिस्टर के साथ में। ये मेरा साइड बाय साइड चल रहा था। और उस बीच में जो भी इसके खर्चे होते थे, ये रहती घर पे थी, बट जो भी खर्चे होते थे वो सारा मैं ही उठाता था। कि मैं इसको बोल दिया था कि नहीं कल को तेरे को लोग मतलब लोग सुनाएंगे कि नहीं हमारा ये खर्चा कर दियो, खर्चा कर दी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पे से जितना हो सकेगा मैं करके दूंगा तुम्हें। तो मैं उस तरीके से सब मतलब जो भी जिम्मेदारी होती है ना एक आदमी की, वो मैं पूरी उठाना चालू कर दिया था इसका मेरे पास ना आने से पहले ही, उस तरीके का। फिर जब 2021 में इसने मुझसे कहा सर्जरी के लिए, तो फिर मैंने 2021 में अपनी सर्जरी करवा ली। सबसे पहली टॉप सर्जरी। वो टाइम पे ऐसा था कि मेरे मेरे जो भतीजे हैं वो मेरे साथ थे। और ये आती जाती थी, मॉर्निंग में आती थी हॉस्पिटल के टाइम पे। और फिर रात में जो कॉलेज का टाइमिंग था ना इसका, सुबह 8 बजे से रात के मतलब क्योंकि कहीं दूर रहती थी मुंबई में थोड़ा, तो ट्रेन से सफर करने में उसको 8-9 बज जाते थे घर पे जाए तक। तो उस वजह से वो टाइमिंग के हिसाब से वो मेरे साथ में रहती थी उतने टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर। और मेरा वो टाइम पे सर्जरी स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट सर्जरी जो मेरी फीमेल टू मेल वाली टॉप सर्जरी मेरी स्टार्ट हो गई थी। मैं अपनी सर्जरी करवा लिया था। उसके कुछ कुछ महीनों बाद फिर इसने मुझे ये बोला कि मेरे घर वाले ना शादी के लिए मेरे पीछे पड़ रहे हैं। ठीक है, ये स्टार्ट मेरा हो गया और 2021 समझो खत्म हो गया जब मेरी टॉप सर्जरी हुई। फिर 2022 में मुझे बताया कि मेरे घर वाले मेरे पीछे लगे शादी के लिए। ये मैंने मेरा मेरी मेरी टॉप सर्जरी करवा ली है और मैं अभी टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट करने ही वाला हूँ। तो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम आ जाओ, अब तो सब चीजें सही हो रही है। और तुमने कहा था कि ना ऑपरेशन चीजें सही हो जाएगी, तो मैं वो कर लूंगा, तुम बता दो अपने घर वालों को ये चीज। तो बोली ने मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। वो करते करते फिर मैंने जब इंजेक्शन लेना स्टार्ट किया 2022 में, तो मैंने लिया। बट 6 महीने मैंने लिया। 6 महीने के बाद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। लाइक मेरे वो इंजेक्शन से प्रॉब्लम भी होती है ना आपको, तो लीवर में मेरे थोड़े सूजन, तो मैंने रोक दिया। डॉक्टर ने कहा आप रुक दो थोड़ी टाइम के लिए, तो मैंने रोक दिया। 3-4 महीने तक मैंने रोक दिया वो चीज। और उस बीच में ना हमारे झगड़े होने लगे, क्योंकि ये बस ये बोलती थी कि मेरे घर वाले रिश्ते देख रहे, ये देख रहे। मैंने कहा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, रात दिन मैं एक एक चीज कर रहा हूँ, कोई लड़का भी इतना मैं उस हद तक करके जा रहा हूँ, और तुम मुझे आके ये क्यों बोलते हो कि ये नहीं सुन रहे वो नहीं सुन रहे। तुम डायरेक्ट बोलो और आ जाओ, इसमें इतनी बड़ी बात थोड़ी है ये। जैसे तुम्हारी फैमिली तो मेरी भी तो फैमिली है। अगर तुम्हारी फैमिली इज्जतदार है तो मेरी फैमिली तो और इज्जतदार है और बड़े पॉलिटिक्स में है, बड़े बड़े लोग हैं रसूख उधर। वाले मेरी हैं। फैमिली मेरी पॉलिटिकली वेल फैमिली पूरी कनेक्टेड आपकी पॉलिटिक्स में है फैमिली। ना। हम्म। जी मेरी फैमिली पूरी पॉलिटिक्स में है, तो इतने बड़े लोग हैं, उसके बावजूद भी मैं तो हर चीज कर रहा हूँ। मेरे घर वाले अपनी औलाद की भी कहीं ना कहीं चीज वो चीज सपोर्ट कर ही रहे ना, कि चलो मेरी औलाद ना मरे, चीजें चलती रहे, बस मेरी औलाद जिंदा रहे, ये मेरे माँ बाप का कहना था। तो वो इतना कर रहे थे, तुम्हारे भी तो माँ बाप थोड़ा सोच सकते हैं ना। जब मैं चेंज ही हो रहा हूँ सब कर रहा हूँ, तो फिर उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो वही बात हमारी चली गई थी, झगड़े चल रहे थे। फिर 2023 में ना, 23 में जब रमजान लगा, तो इसने इसके मेरे झगड़े हो गए थे वो टाइम पे, फरवरी के टाइम पे। हम लोग की बातचीत बंद हो गई फिर से। कुछ 15 दिन, 10-15 दिन के लिए नहीं। 1 महीना। नहीं 10-15 दिन में थे। हाँ 1 महीना जो भी था वो टाइम पे बात बंद हो गया। आप देखो किसी के साथ इतना साल का रिलेशनशिप है, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, जब कोई इंसान मियाँ बीवी की तरह रह रहा है, सब कुछ करके दे रहा है, तो फिर अगर 1 महीना बाद तो बंद होगी, 10 दिन बाद बंद हो, उससे कुछ हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये थी सिंपल बात। बट एक दिन है ना, रमजान का टाइम था, मैंने इसको मैसेज कॉल किया, ये उठा नहीं रही थी, रिप्लाई नहीं दे रही थी। इसकी बहन का मैंने स्टेटस देखा जिसमें पूरा रेडी हुई थी जैसे मंगनी अभी भी हुई है। मुझे शक हुआ, मैंने सबको कॉल किया इसके पूरे घर पे, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था सही तरीके से। मैं उठा और चला गया इसके घर पे। जब मैं गया तो ये नॉर्मल बैठी थी। मैंने इसको कहा बाहर चलो मेरे साथ, मुझे बात करनी है। इसका कोई मतलब कुछ रिप्लाई था नहीं वो टाइम पे। फिर मैं वापस आ गया, उसने बोली घर पर जाओ मैं तुमसे मिलने आऊंगी। पर ये मुझसे फिर 3-4 दिन बाद ही मुझसे मिलने आई। मिलने के बाद इसने मुझे बताया कि इसकी मंगनी हो गई है, इसकी शादी तय हो गई है। मुझे कुछ पता नहीं था इस सब चीजों के बारे में। और ये इसने ना क्या मन मुझसे बातचीत सब बंद कर दी थी। और फिर ये वापस चले गए घर पे। जब ये घर पर गई तो फिर मैं दूसरे दिन वापस उठा उसके घर पर गया। जब मैं घर पर गया तो उसने अपना फोन तोड़ दी। और इसने फोन तोड़ के इसके घर वाले आए मेरे घर पर। फिर इसके घर वाले आए मेरे घर पर, बोले कि देखो निधर के पीछे चाहे। तो हमने फिर सब बताया कि अरे लोग का ऐसा ऐसा है, छोड़ के चले जाओ तुम ये लड़की को। तो लोग ने बोले नहीं हम ऐसा कैसे छोड़ के जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता करके इसको लेके चले गए, मारपीट करे इसको, मतलब मारे और लेके चले गए इसके घर पर। फिर उसके बाद में मैं मुझे रहा नहीं गया, मैं 2-4 मैं बहुत रोया, करा सब करा। फिर 2-4 दिन में मैं उठा, इसके कजन से मिला। एक उसके कजन ने मुझे बताया
कि इसकी मंगनी हम्म हो गई है और इसकी हम्म शादी होने वाली है 2 तारीख को, 2 मई को। तो मैंने बोला हम्म अच्छा ये बात है। फिर मैं वापस उठा, मेरे दोस्तों के साथ इसके घर पर गया। जब इसके घर पे गया तो फिर इसने अपने मुंह से तब ये बोली कि तुम जा, ऐसे हाथ करे बोली तुम जाओ यहाँ से, 2 तारीख को मेरी शादी, मैं गाँव चली जाऊंगी, तुम भी जाओ, जो करना है करो, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, मेरे को कुछ तुम्हारे से लेना देना है नहीं। फिर मैंने अच्छा मतलब तुमसे प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊँ। तो इसकी माँ ने बोला हाँ ठीक है मर जाओ, डूब के मर जाओ, जो तुमको ठीक लगे तुम करो। ये बोल के मैं अपना ठीक है, मैं सुना, मैं आगे में क्या ही कर सकता था। मेरे को फिर भी कहीं ना कहीं ये था कि नहीं ये आ जाएगी, ये मेरे को धोखा नहीं देगी। तो मैं अपने घर पे रहता था, रमजान का टाइमिंग था। मैंने फिर जहर खा लिया था वो टाइम पे। जब मैंने जहर खाया हम्म तो मेरे माँ हम्म फिर और डर गई कि ना, तब मरी जाऊँ एकदम, मरने जैसे मेरी हालत हो गई, सब हो गया। हम्म फिर भी मैंने देखा कि मतलब मुझे हम्म लगा इसकी शादी की डेट नजदीक आ गई। तो फिर मैं हम्म वापस से उठा, वही सब मेरे लगे हुए थे इंजेक्शन वगैरह, हम्म मैं वैसे ही हम्म निकाला और फौरन चला गया इसके घर पे। हल्दी मेहंदी, अपना हल्दी मेहंदी वाले पे एक दिन पहले उसके हम्म मैं इसके घर पर चला गया। और मैंने खूब लड़ा फिर कि मेरे को मेरा हम्म जो भी दिया हो, मेरा सब सामान वापस दे, ये दे वो दे करके मैंने खूब लड़ा। हम्म और फिर सब वहां पर पचपन फीस की बहन ने मुझे उस दिन एक लाफा मारी, इसकी बड़ी बहन ने हम्म मुझे लाफा मारी। अब जब लाफा मारी तो मैं वीडियो वीडियो बना ही रहा था। वो वीडियो मेरी कजन ने मेरी मम्मी को दिखा दी। हम्म जब मेरी मम्मी देखे तो मेरी मम्मी गुस्सा हो गई कि ये लोग ने मेरी मतलब औलाद हम्म पे हाथ के साथ उठाए। फिर मेरी मम्मी हम्म बहन सब गए इसके घर पर। सब गए तो लोग मतलब चीजें मांग वो उसके लिए गए थे, बट फिर वहां झगड़े लफड़े झगड़े हो गए। और उस बीच में फिर हम्म ये लोग ने जाके मेरे ऊपर और मेरे घर पे केस कर दिए थे। ये हम्म हुआ था। हम्म केस कर दिया। अब हम्म इसकी तो मंगनी और शादी वाला दिन था इसका, मैं मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, रो हम्म रहा हूँ, धो रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया था नहीं। फिर इसने हम्म शादी से एक दिन पहले ना, एक दिन पहले फोन हम्म करके ये बोली कि मैं बाहर हूँ, मुझसे आके मिलो। हम्म मैंने बोला तुम बाहर हो तो तुम्हारी तो शादी है। तो बोली हम्म नहीं मैं बाहर हूँ, मैं घर से हम्म भाग गई हूँ, जल्दी से आओ मेरे को मिलो। तो फिर एक होटल मतलब मेरी पहचान थी, उसको मैंने वहां पे भेजा, उनके हाथ से पैसे भिजवाए। इसके पैर में चप्पल वप्पल भी नहीं थी, मैंने उसको सब दिलाओ पूरा, मैं आ रहा हूँ जब तक। फिर जब तक ये सब ली करी, फिर मैं पहुंचा। फिर मेरे को उसने बताया कि नहीं मैं शादी वाले दिन भाग गई, मैं डरी हुई थी, मैं ऐसा था मैं वैसा था। ये सब चीजें हो गई थी। और वो टाइम पे फिर मेरे ऊपर केस भी हो गया था और मेरे घर हम्म वालों पे भी हो गया था, इसके घर वालों ने कर दिए थे। अब मैं मेरे घर वालों से फिर डर गया था वो टाइम पे, क्योंकि इसने इतना सब कर गई थी, मैं कैसे बताता इनको। और ये रेडी थी नहीं, ये बोलती थी बस यहाँ से तुम हम्म चलो नहीं तो पुलिस पकड़ लेंगी। तो फिर हम्म हम लोग हम्म दोनों यहाँ से, मैंने अपने घर वालों को भी झूठ बोला वो टाइम पे, और हम लोग अजमेर चले गए। ऐसा हो गया। फिर अजमेर से हम लोग वापस आए। फिर मैंने मेरे घर वालों को सब बताया कि देखो ऐसे सही है, वापस आ गए। वो लोग पहले रेडी नहीं थे क्योंकि इसने केस कर दी थी ना, इतना सब करी, हम्म बेइज्जत कर दी, चीजें करी। तो फिर भी वो लोग ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं हम लोग रहे करे। फिर जो भी केस वगैरह था, फिर उसमें मेरा पैसा ऐसा गया और सब चीजें फिर शॉर्ट हो गई। और फिर हम्म उसके बाद में मेरा, हम लोग मतलब एक फैमिली की तरह, मेरे घर वालों ने उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट सब कर लिए। सब एक फैमिली की तरह भी लेते हैं अच्छे से। और उसके बाद में फिर हम्म मेरा टेस्टोस्टेरोन का टाइम शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। हम्म फिर यानी मैंने वो जो अपनी टॉप इंजेक्शन लेना सर्जरी थी शुरू उसमें किया। आपने आपके आपके कितने पैसे लगे और उसमें उसका कितना टॉप बिलिंग हुई सर्जरी, और ओके, फीमेल टू मेल जो टॉप सर्जरी होती है ना, तो उसमें आपके हम्म जैसे अगर आप मुंबई में करा रहे हो या कोई अच्छे डॉक्टर के पास करा रहे हो तो 3 लाख तक हम्म भी जा सकते हैं। 2.5 से 3 लाख पूरा टोटल खर्चा, फीमेल टू हम्म मेल वाली टॉप सर्जरी का। अगर आप कहीं बाहर कराओगे जैसे आप मुंबई के बाहर, तो उधर वो 1 लाख में भी हो जाती है। और कोई कोई जैसा 2 तरह की सर्जरी होती है ये टॉप सर्जरी में। एक होता है, कौन सी होती है एक, मास्टेक्टोमी, नहीं उसको बोलते क्या, की होल, हाँ, एक डबल की इंची। होल सर्जरी होती है और एक डबल इंच सर्जरी होती है। की होल थोड़ी सस्ती होती है, डबल इंच से महंगी होती है। की होल में जो आपका ये होता है ना, कि जो बना होता है होल होता है जो, उससे ही कर देते हैं। अगर साइज छोटा हो 36 के निप्पल्स, अगर 36 के अंदर हो आपका इसका बूब्स का साइज, तो आपकी की होल सर्जरी होती है। अगर 36 के ऊपर हो तो डबल इंच हम्म सर्जरी होती है। डबल इंच में ये पूरा काट के निकाला जाता है। तो डबल इंच हम्म सर्जरी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, की होल सर्जरी इतनी एक्सपेंसिव सर्जरी नहीं होती। मेरे केस में मेरी डबल इंच सर्जरी हुई थी। तो मेरा हम्म 2.5 लाख रुपया पूरा मिला के टोटल 3 लाख रुपया गया था। क्योंकि उसके बाद में भी आपको स्टिचेस लगते हैं बहुत सारे, डबल इंसीडी में कुछ 100 स्टिचेस लगते हैं कम से कम। तो उसके लिए आपको पट्टी और हर 3 महीने में ड्रेसिंग कराना पड़ता है और टाके वगैरह का ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब में मेरा पूरा 3 लाख चला गया था वो टाइम पे। हम्म बहुत बड़ी बात आपने कही और इसमें हॉस्पिटल में कितने समय आप एडमिट रहे और रिकवर होने में कितना समय लग गया आपको? मेरे को तो रिकवर होने में पूरा 1 महीना लगा। मुझे हम्म पेन भी बहुत होता था। हॉस्पिटल से हम्म डिस्चार्ज तो दो दो दिन में मिल जाता है। हाँ, वैसे एक्चुअल में तो एक दिन में मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर पेन और तकलीफ, मुझे बहुत पेन हो रहा था तो मुझे 2 से 3 दिन लगा हम्म हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने से। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जिस शरीर के साथ आप पैदा हुए और आप बड़े हुए, जब आपने देखा कि इस तरीके से उस
अब शरीर तो आप देख ही रहे हैं कि उसमें किस तरह का जी परिवर्तन है। ऑल्दो जी आपने पहले ही उसके लिए मन बना लिया था, लेकिन किसी वक्त आपको वो देखकर कुछ अ, झटका सा लगा, या आपको तकलीफ हुई, या आपको किसी वक्त भी मलाल हुआ कि ये मैंने क्या करवा लिया अपने शरीर के साथ? ऐसा कभी देख फील के हुआ तो आपको? नहीं, बट हाँ जब मैं ऑपरेशन हम्म। के लिए जाने वाला तो उससे पहले ही मुझे मैं मना कर रहा था ये चीज को। बोला नहीं हम्म। मैं हिम्मत तो कर लिया, बट मुझे नहीं करना, ये सब चीज सही नहीं है, हम्म। अपने शरीर हम्म। के साथ खेलना करना। बट फिर इसने बोली कि नहीं, मतलब बोली ठीक है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है। फिर मैंने नहीं, अब आ गए, मैं ऑपरेशन थिएटर पर जाने वाला तो वो टाइम में मुझे ये सब ख्याल आ रहे थे। पर मैंने बोला नहीं, अब हम्म। मुझे हिम्मत तो करनी है, आगे जिंदगी भी जीनी है, ये सब चीजें सही करनी है। हम्म। तो इस वजह से फिर मैंने हम्म। बोला हिम्मत करके मैं करा ही देता हूँ। पर जब मेरा आँख हम्म। खुली ऑपरेशन के बाद, तो मुझे इतना पेन था जब मुझे पहली बार उठाया गया, ऐसा हम्म। लाइक ऑपरेशन होश आने के बाद मुझे ऐसा उठाए बिठाने के लिए, मैं मेरे में ना हिम्मत थी, मैं चीख चीख के रो ही रहा था कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बस यही कर रहा था हम्म। मैं। यानी दर्द भी बहुत ज्यादा हुआ। फिर ये जब आ गई, आने के बाद फिर आपने बॉटम सर्जरी के लिए कब मन बना? और ये जो टेस्टोस्टेरोन के आप इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं, ये क्या लाइफ लॉन्ग चलते हैं या कुछ वक्त के लिए आपने लिए? जी, टेस्टोस्टेरोन के जो इंजेक्शंस होते हैं वो लाइफ हम्म। लाइफ लॉन्ग चलते हैं, मतलब आप जब जब तक जिंदा हो तब तक आपको हम्म। लेना ही होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो 10-15 साल बाद छोड़ देते हैं, बट अगर आपकी पूरी बॉडी जैसा मेन की जैसी ही चाहिए तो आपको फिर हम्म। वो मतलब लाइफ लॉन्ग लेना ही पड़ता है। हो सके तो मतलब हर महीने में कोई कोई डॉक्टर, इसके लिए भी कंसल्टेशन करानी पड़ती है डॉक्टर से। वो डॉक्टर आपको हर 3 महीने में आपकी चेकअप कराते, ब्लड टेस्ट करवाते, और फिर वो डॉक्टर आपको बताते कि आपको कितना इंजेक्शन लेना है। लाइक 100 mg होता है, 250 होता है, 200 होता है। तो वो सब डॉक्टर हम्म। आपको बताएंगे, गाइडेंस देंगे कि आप कितने इंजेक्शन कितने टाइम में ले सकते हो, 1 महीने में, के 15 दिन में, के 21 दिन में, इस तरीके का। हम्म। और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी आपको महसूस हुए? जी जी जी, अभी मैं पेन में ही हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने इंजेक्शन लगवाया, मैं पेन में ही हूँ उस वजह से। मुझे ऐसा हम्म। पर्सनली होता है कि मैं जब इंजेक्शन लगा देता हूँ तो वो जो इंजेक्शन की, जैसे यहाँ इंजेक्शन लगी है ना, तो यहाँ पे पूरा सूजा रहता है 3 दिन तक, हम्म। 4 दिन तक। फिर उसको आइसिंग करनी पड़ती है मुझे हम्म। 4-5 दिन तक। और इधर कोई टच भी करेगा तो ऐसा दर्द होता है कि उधर मतलब एकदम जान निकले जैसा दर्द होता है। पूरा एक एटलीस्ट हम्म। 15 दिन तक तो रहता ही है वो दर्द आपको। और क्या क्या साइड हम्म। और साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं ना, जैसे आपके ये हेयर ग्रोथ तो आती है ठीक है, बट आपके जो सर के बाल है ना, वो लड़कों की तरह कम हो जाते हैं। और इससे कैंसर भी हो सकता है। और इससे मतलब लाइक आपको किडनी फेल। किडनी फेल भी हो सकती है, जैसे मुझे लीवर जब पर मैंने भी इसका स्टार्टिंग असर में, पड़ता? हम्म। जी जी, लीवर पे, किडनी पे, सब पे असर पड़ता हम्म। है। जब स्टार्टिंग में ले रहा था ना, तो मेरे को 6 महीने हम्म। बाद दर्द दे रहा था लीवर में, तभी मेरा स्टॉप हो गया था। मेरे को रिपोर्ट में आया था कि आप तब उधर पे इफेक्ट कर रही है, आप रुका दो। इसके लिए मेरे को डॉक्टर ने और रुकवा दिया कैफी ये ये भी सब बता चीजें। रही थी कि आपकी कैफियत में भी बहुत तब्दीली आ गई। उन्होंने बताया कि पहले पहले आप बहुत डोसाइल थी, बहुत बिहेवियर में। बहुत खुश मिजाज थी, और एकदम से बहुत अग्रेसिव भी हो गई, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होने लगी, बहुत गुस्सा भी आपको जी अचानक जी आने लगा। तो आपको खुद लगा कि नहीं, ये तो इस तरह का तो मेरा व्यवहार नहीं था? जी जी जी, हाँ ऐसा हो गया है ना। एक तो सबसे पहले ना मुझे पेन ज्यादा रहता है, क्योंकि आपकी जब हम्म। टेस्टोस्टेरोन आप लेते हो ना, तो आपकी हड्डियां भी कमजोर हम्म। होने लगती है, उसकी गोलियां खानी पड़ती है। वो आगे चल के हम्म। फिर स्ट्रांग होती है। पहले जो आपका 2 से 3 साल का पीरियड रहता है ना, वो टाइम में आपको हम्म। हर तरह की तकलीफ देती है। और मेरा जो बिहेवियर भी ना, जैसे मुझे गुस्सा थोड़ा, लाइक जैसे गाली गाली वगैरह होती है ना, बैड लैंग्वेज, वो मेरी जल्दी हम्म। निकल जाती है। मतलब वो मेरे मुंह से निकल जा रहा है, मैं कुछ शॉक हो जाता हूँ कि कहीं भी मैं बैठा मेरे से मतलब बैड लैंग्वेज कैसे निकल जाती है। थोड़ा मेरा हम्म। एंगर थोड़ा मतलब बढ़ गया था, फिर मैंने उसको कंट्रोल किया। वो आपके हाथ में होता है, आप कंट्रोल कर सकते हो, तो मैंने उसको हम्म। कंट्रोल कर लिया। और हम्म। डिप्रेशन में मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, मेरे को हम्म। डिप्रेशन होता है कि नहीं मैं इतना हम्म। दर्द, इतनी तकलीफ क्यों सहूं, ये क्यों हो रहा है, क्यों बहुत पेन होती है हम्म। ये सब चीजों में। मतलब जब इंजेक्शन मिले ना, मैं सोचता अरे यार आज दर्द देने वाला है, इस तरीके का मेरे को हम्म। होता है डिप्रेशन वगैरह। पर फिर भी ये है ना कि अब जिंदगी जीनी है और आपको ये सब चीजों से उठ के ही करना है। तो वो थोड़ी हम्म। देर का ही रहता है, फिर खुद को समझा लो, फिर आगे बढ़ जाओ आपकी जिंदगी में आप। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बॉटम सर्जरी का मन आपने कब बनाया, और जी इसमें किस बॉटम तरह के सर्जरी, चैलेंजेस आए? जी जी, बॉटम सर्जरी का मैंने मन 2022 में कि 23 में, 2023। हाँ 2023 में मैंने किया बॉटम सर्जरी का। बॉटम सर्जरी ना हम्म। एक नहीं होती है सर्जरी, उसमें कई तरह की सर्जरी होती स्टेजेस होते हैं है। like। स्टेजेस, लाइक 3 स्टेज हम लोग बोलते हैं, बट 3 नहीं होते। आपको जैसे आपकी ओवरी निकाला जाता है, आपका यूट्रस हटाया हम्म। जाता है अंदर से, पहले फर्स्ट तो यही होता है आपका। फिर उसके बाद में बाकी के प्रोसीजर होते हैं, जैसे मेटा वाली सर्जरी होती है, फेलो वाली सर्जरी होती है, सब फिर उसके बाद होती है। तो मेरा ओवरी वगैरह वो सब निकाल दिया, मेरी मेटा सर्जरी हो गई है।
मेरा अभी थर्ड स्टेज पे मेरी सर्जरी अभी बाकी है, थर्ड स्टेज वाली। तो इसमें किस तरह की आपको परेशानी आई है इस दौरान, बहुत और प्रॉब्लम इसका होती कितना है खर्चा इसमें। आया? खर्चा तो मैं, देखो मैं खर्चा ना ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि हम्म खर्चा चलते ही रहता है, लाइफ लॉन्ग खर्चा है। हम्म कभी भी आपको हम्म कुछ भी हो सकता है, आपको कोई भी हम्म इमरजेंसी में ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो अब तक मेरा 10 से 15 लाख गया है अब तक। हम्म हम्म आगे क्या जाएगा सच। मुझे नहीं पता। हम्म तो जब 3 ये स्टेज में वाली, से। जी हाँ, जी। जो बॉटम सर्जरी की आप बात कर हाँ, रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा रिस्की भी हो जाती है। बहुत रिस्की, जी जी, बहुत आपको रिस्की डॉक्टर होती ने है बताया उसमें। था कि इसके साथ रिस्क क्या है, और आप किस तरह से आपने खुद को प्रिपेयर किया था, और आपने भी कैफी? जी, इसमें ना जान जाने का पूरा रिस्क होता है। और दूसरा हम्म ये होता है, जो मतलब आपका सेंसेशन जो होता है ना हम्म बॉटम का, वो फिर हम्म होगा नहीं होगा वो भी कोई मतलब कंफर्म नहीं होता, क्योंकि अगर डॉक्टर प्रॉपर है सर्जरी करने हम्म वाला, तो ही वो चीज सही हो हम्म सकती है, वरना मतलब ज्यादातर चीजें इसमें ना फेल हो जाती है, ऐसा होता है बॉटम सर्जरी में। ये भी आपने मुंबई से करवाया? जी जी। हम्म तो उसमें आपने बताया कि उसके उसकी किस तरह के स्टेजेस थे, जिसका आप अगर विस्तार से बता पाए कि क्या, किस तरह के स्टेजेस थे, कैसे उन्होंने उसको शेड्यूल किया था, कितने फेजेस में सर्जरी होती है और किस तरह से होती है? ओके ओके। सबसे पहले हम्म तो जो टेस्टोस्टेरोन के, अभी जो अगर आप बॉटम सर्जरी के लिए जाते हो, तो उसके लिए हम्म आपको ना सर्टिफिकेट वगैरह लगता है कि आप मतलब चेंज हम्म करा रहे हो, ये सात तरीके का। जीआईडी हम्म सर्टिफिकेट एक अलग दूसरा वाला होता है, जेंडर वाला, हम्म जेंडर चेंज वाला, वो सर्टिफिकेट भी लगता है आपको बॉटम सर्जरी के हम्म लिए। और सेकेंड थिंग ये होती है, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज ये होता है, आपका ओवरी निकाला जाता है। लाइक जो आपकी, हम्म मैं सही अल्फाज में बता दूं, जैसे नॉर्मल तरीके से, तो आपकी जो हम्म बच्चादानी होती है ना, वो निकाला जाता है। ये हम्म निकाला जाता है उसका ओवरी वगैरह टोटल। तो कोई कोई ऐसा होता है जो सिर्फ अपना ओवरी नहीं निकालता, और जो अंदर के जो पीरियड्स होते हैं ना, पीरियड जैसे आते हैं, हम्म वो निकालता है। और कोई कोई बच्चादानी हम्म रहने देता है। पर हम्म मेरे केस में मैंने दोनों निकलवा दिया था। हम्म ये पहला स्टेज होता है। और फिर सेकेंड स्टेज ये हम्म होता है, जो आपके नीचे का जो पार्ट होता है यूट्रस का, हम्म वजाइना का, वजाइना को काट के वो आपका मेटा मेटा करके जो होती है सर्जरी, मेटा सर्जरी, वो कराई हम्म जाती है। वो होता है सेकेंड स्टेज। हम्म फिर थर्ड स्टेज में आपका फेलो सर्जरी होता है। अब फेलो सर्जरी में ऐसा है ना, 2-3 तरह के ऑपरेशन होते हैं उसके हम्म अंदर। अब वो मैं आपको हम्म क्लियरली मतलब कैसे बताऊं, क्योंकि वो पेनिस का आपको शेप देंगे, पहले क्रिएट करेंगे, फिर शेप देंगे। फिर हम्म थर्ड स्टेज में उसमें जब जो सेंसेशन होती है ना, वो फिर हम्म 6 महीने और 1 ईयर के बाद में वो थर्ड स्टेज होता है। तब वो सर्जरी पूरी होके फिर वो ऑपरेशन पूरा होता है, फेलो वाला, फेलो सर्जरी का। हम्म फॉलो अप भी करवा लिया आपने, तो ये सारे प्रोसेस आपने पूरे कर लिए हैं? जी जी, मेरा थर्ड स्टेज अभी चल रहा है, अभी उस पे मैं बाकी है, क्योंकि उस पे पैसा लग रहा है। अभी फिलहाल मुझे करना है पैसा अरेंजमेंट, फिर मुझे कराना है। अच्छा, यानी इसके लिए भी अभी आपको तैयारी करनी है, टेस्टोस्टेरोन के आप इंजेक्शंस ले रहे हैं। लेकिन जी जी। इसमें फिर सवाल यही उठता है, क्योंकि कई लोग हैं जिनको इतनी जानकारी नहीं होती है, तो वो सोचते हैं कि जब हमें, हमारे पास वो सेक्सुअल ऑर्गन भी आ गया है, हम फिजिकली भी इंटीमेट हो रहे हैं, तो क्या हम पिता भी बन सकते हैं, हम माँ भी बन सकते हैं, हम बच्चे को भी जन्म दे सकते हैं? क्योंकि यहाँ से स्पर्म तो कम से कम नहीं तैयार हो सकता है, जी या नहीं, हो स्पर्म सकता है? तैयार नहीं होता है, नहीं नहीं, स्पर्म तैयार जाहिर नहीं सी होता। बात है। हम्म अगर देखिए, फीमेल हो या मेल हो, हम्म अगर मेल हम्म फीमेल बन रहा है तो बच्चा नहीं पैदा कर सकता वो। और अगर फीमेल हम्म मेल बन रही है तो वो स्पर्म नहीं आ सकता, बच्चा वो भी पैदा नहीं कर सकता। आईवीएफ की तरीके से ही किया जा सकता है वो चीज। आप हम्म पूरे मेल बन जाते हो, बट स्पर्म नहीं रहता, बाकी आप पूरे मेल ही रहते हो। आपकी सोच, आप टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा इंजेक्शन है ना, जो आपको सिर्फ दाढ़ी नहीं देता। कोई भी क्या बोलता है वॉइस चेंज होगी, दाढ़ी आएगी, ऐसा नहीं होता। आपका मतलब सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, आपके अंदर का हम्म इनर पूरा बॉडी वगैरह, हर एक चीज, ख्याल, सब कुछ पूरा लड़कों जैसा ही हो जाता है। लाइक मतलब एक लड़का ही रहता है वो, बस मतलब बिना स्पर्म वाला, बस और कुछ नहीं रहता, वो मर्द ही बन जाता है वो मतलब पूरा। अगर कोई ट्रांस मैन खुद एक्सेप्ट ना करे कि वो ट्रांस मैन है, तब तक आप पता नहीं कर पाओगे। मेरे केस में तो कि हम ऐसे कपल थे जो मेरे सामने ही उनकी सर्जरी हुई। और भी बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिन्होंने बाकायदा रिश्ता दिया है और एक दूसरे से शादी की है, और बाद में उनकी वाइफ को शादी के 2-3 महीने के बाद पता चला है या पहले पता चला है कि हाँ ये ट्रांस मैन है, बस बच्चे नहीं कर सकता। तो इतनी सिमिलैरिटी होती है मैन और ट्रांस मैन में।
लोग बोलते हैं नहीं ये तो अभी भी लड़की है, नहीं तुम लोग सेक्स कैसे करते हो, या ये सब चीजें एकदम फालतू बातें हैं। क्योंकि हम अपनी मैरिज लाइफ कैसे जी रहे हैं हमें पता है, एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड कि हम लोग जो है एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ जी पा रहे हैं। बट लोगों का जो है क्वेश्चंस ना बहुत ही उल्टे उल्टे आते हैं, क्योंकि देखो अभी लोग भी तो हर किसी से जलते हैं, हर किसी से चिढ़ते ही है, लोगों का काम है बातें करना। जाहिर सी बात है, लेकिन लेकिन आप देखिए, अब आप ये बोल रहे हैं कि अभी भी कुछ सर्जरी भी बच रही है टेस्टोस्टेरोन के, अभी आपको इंजेक्शंस भी लेने पड़ेंगे और ये ताउम्र लेने पड़ेंगे, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस अपनी तरफ है। लेकिन क्या क्या किसी एक वक्त में आप दोनों में से किसी ने भी इस फैसले को रिग्रेट किया है अब तक? नहीं नहीं रिग्रेट नहीं, मैंने तो नहीं डर रिग्रेट गए, किया। घबरा गए अलग बात है, लेकिन रिग्रेट किया है अपनी चॉइस को? नहीं रिग्रेट नहीं मलाल किया। तो नहीं है, कम खुश हैं आप लोग एक साथ? जी जी जी। मैं तो बहुत खुश हूँ और इनको खुश रखने की कोशिश करती रहती हूँ। खुश है तभी तो कर रहे हैं। हाँ, इनकी जो मूड स्विंग्स होते रहते हैं उस चीज को संभालना थोड़ा मुश्किल है, और उस चीज को फिर भी मैं कर रही हूँ। हम लोग एक को खुश रखने की ज्यादा खुश कोशिश करते हैं, और जो चीजें हैं वो झेलनी पड़ेगी। हाँ, ये चीज है कि थोड़ा फाइनेंशियली जो चीजें होती है ना, कि एकदम से इतना एक झटका आ जाता है कि 50,000 जा रहे हैं या 1 लाख जा रहे हैं, तो वो थोड़ा एक हो जाता है। लेकिन आपको ना अगर जिसको भी FTM करवाना हो तो सबसे पहले तो खुद का माइंड प्रिपेयर करो, खुद इस काबिल हो जाओ कि आगे चीजें कर सको, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और आपको ये सब चीज समझनी पड़ेगी कि आपको कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, आपको तकलीफ भी होगी, आपको सब होगा। बट ये हो कि किसी के देखो घर वाले साथ हो सकते, किसी के नहीं हो सकते, किसी के पास पार्टनर होगा, किसी के पास नहीं होगा। तो आपको बस खुद के लिए खुद को मजबूत रखना है कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो चाहिए, किसी भी हाल में बस चाहिए मुझे, यानी ये सोच के मानसिक अगर आप तौर पर, चलोगे। आर्थिक आर्थिक तौर पर आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और जब जी जी। अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो ये वो डिसीजन नहीं है जहां पर आप बैकआउट कर सकते हैं। देखिए, नहीं कर सकते। अफेयर होता है दो लोगों के बीच में, और उसके बाद वो बैकआउट कर जाए अलग बात है, लेकिन इस पॉइंट पर आकर अब आपने अपने शरीर के साथ जब ये फैसला ले ही लिया है तो यहाँ से देयर इज नो लुकिंग बैक। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सबक है जो आप दे रहे हैं। लेकिन ये बताइए, जब आपने अपने आप को ये ऑपरेशन कराकर अब एक नया व्यक्तित्व, एक नई पर्सनालिटी, आपने कहा आप सोचते भी मर्द के तौर पर है, लेकिन बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल ये है कि क्या समाज, आपका परिवार, आपका धर्म अब निदा को यूसुफ के तौर पर मान रहा है, जान रहा है, और वो एक्सेप्ट करने को तैयार? जो मेरा परिवार मेरा एक्सेप्ट करने को तैयार है। बट कुछ जो जैसे जो मतलब रिश्तेदार जो रिलेटिव्स होते हैं, वो मुझे बुरा नहीं बोलते, बुरा तो नहीं बोलते, बट मुझे नए नाम से नहीं पुकारते, मेरे पुराने नाम से ही पुकारते। कोई कोई ऐसे ही जो नए पुराने नाम से, मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि अब आदत है, ठीक है, धीरे धीरे बदल जाएगी। और रही बात मजहब की, तो देखिए जो मजहब में ना, हमारे लिए हमारे अल्लाह ही है, ठीक है। अब अल्लाह मानते नहीं मानते हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है, और लोग माने ना माने उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो किसी से खुश नहीं होते। वो लोग जब नबियों से खुश नहीं हुए तो फिर हम इंसानों से क्या खुश होंगे। तो हम लोग पे हमने छोड़ दिया नहीं है, मतलब लोग करे ना करे हमको मतलब नहीं है। हाँ, मेरा अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक देख रहे, अल्लाह पाक जो ठीक उनको लगेगा, जो वो उनको समझ में आए वो करे। हमने सब उन पे छोड़ दिया है। क्योंकि आपने अल्लाह का जिक्र किया तो फिर ये सवाल भी बनता है कि जरा जरा सी बात पर अगर एक एक्ट्रेस भी चली जाती है एक मंदिर में तो उसको लेकर फतवा जारी हो जाता है। फिर आप जी लोगों जी। ने तो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है कि कोई फतवा वगैरह जारी हुआ है या जी जी, कहीं कमेंट किसी सेक्शन मौलाना में की तो तरफ आता ही से है। फटकार है? नहीं नहीं, फटकार वटकार तो नहीं है ये, बट हाँ कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं इन पे फतवा जारी करो, ये जारी करो, तो मैं उनको फिर जवाब देता ही जिन हूँ। पे फतवा जारी होता है उनको कोई फर्क पड़ता है? उनकी उन्हें तो कोई लाइफ फर्क में नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं उनकी पड़ता। लाइफ नहीं रुकती है। आप किसी को हम्म जबरदस्ती कुछ थोप नहीं सकते हो। मेरा ये कहना है कि हम किसी और को हार्म नहीं कर रहे हैं जब तक हम सही हैं। हम हम्म किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, हमारी वजह से कोई परेशान नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ से हम्म गलत हो रहे हैं? सोसाइटी तो सोचती है बस मैं बोलूं उठो तो उठो, मैं बोलूं हम्म बैठो तो बैठ जाओ। तो ऐसे नहीं होता है हम्म ना, सबकी लाइफ अलग होती है। तो उस तरह हम्म से हमारी भी अलग है। आपको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है ना करो, आपकी मर्जी है। निदा से अब आप यूसुफ हो गए हैं, तो क्या आप मस्जिद में जाके आप नमाज पढ़ सकते हैं, जी या जी गए जी, हैं मैं आप उसके पढ़ता हूँ बाद? भाई। हाँ हाँ, मैं पढ़ता हूँ अच्छा, ना। अब आप जाते हैं मस्जिद? जी जी।
जी जी। अब वहां वहां पर तो इस तरह की कोई स्क्रूटनी या कोई ऐसा आपको माहौल अपने खिलाफ लगता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे मेरे मैंने बताया ना, मेरी फैमिली या मतलब आसपास में कई रिलेटिव में हम्म ऐसा कोई माहौल नहीं लगता ना। ना मेरे आस हम्म पड़ोसी ऐसे है कि जो नहीं मुझे हम्म मतलब नेगेटिव फीलिंग दे, ऐसा कुछ नहीं। ना मेरे दोस्त ऐसे, सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे, कोई मुझे नेगेटिव हम्म। फीलिंग नहीं देता। हाँ, देखिए ऑनलाइन जो ऐसे, कमेंट्स में लोग रहते हैं वो रहते हैं ऐसे, बस बोलने वाले कुछ कुछ। हाँ ये सोशल बहुत मीडिया बहुत पे वाजिब काफी आपने सवाल कर दिया। बहुत वाजिब बात आपने कही, क्योंकि सवाल यहाँ पर यही बनता है कि एक तो अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने जेंडर को लेकर इस तरह से सामने आना, अपने प्यार को लेकर सामने आना, और वो भी ऐसे मजहब में रहते हुए जहां पर एक महिला के लिए तो बहुत कम अधिकार कहा जाता है, बहुत ज्यादा दबाव में रहती है, इस तरह की बात की जाती है, महिलाओं के हक की बात होती है कि कितने क्या हक है, क्या अधिकार है ना, किस तरह से उनको हिजाब में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब पूरा लिखा हुआ है। ऐसे में आप लोगों का सामने आना, लेकिन सोशल मीडिया पर भी आना, खुलकर आना और अपने प्यार का इजहार करना और लोगों को भी बताना, तो ये फैसला आपने कब लिया कि आपको खुलकर सोशल मीडिया पर भी आना है और एक तरह से समाज को आपको जगाने की भी कोशिश करनी है? जी, तो ये फैसला ना एक्चुअल में देखा जाए तो मेरी वाइफ का था। हम्म। हम लोग कैफी ऐसे ही बताएं, वीडियो क्योंकि बनाते थे। हाँ बहुत वक्त से आप खामोश हैं, चलते चलते थोड़ी बात आपसे भी हो जाए जी। हम लोग हम्म ऐसे ही वीडियो बनाते थे इंस्टाग्राम पे, तो लोगों को हमारी हम्म जोड़ी बहुत पसंद आती थी। तो ऐसे ही हम्म मैसेजेस कमेंट कमेंट में और डीएम्स में आने लगे, आप अपनी लव हम्म स्टोरी बताओ। तो हम लोग यूट्यूब हम्म पे इनके व्लॉग्स करके हम लोग ने एक चैनल क्रिएट किया, उसमें लव स्टोरी हमने डाला। तो लोगों को काफी इंस्पायरिंग लगा। अब वहां से लोग कनेक्ट होते चले गए, और हम्म लोग और क्वेश्चन करने लगे, हमारे बारे में जानने लगे, पूछने लगे। तो काफी लोगों को ना एक मैसेज मिला कि नहीं, ये कपल है, नॉर्मली लाइफ जी रहे हैं और हम भी जी सकते हैं, एक उनको एक ये मैसेज गया। तो हमसे गाइडेंस हम्म भी लेने लगे वो लोग। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, हम यही करते हैं, लोगों को थोड़ा गाइडेंस भी देंगे, एक सपोर्ट भी मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे हम्म लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं बेचारे, जिनको हम्म प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है ये इन सब चीजों में। तो हमने बोला कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं, इसके थ्रू ही लोगों को अच्छा हो जाए किसी का। तो वही हमने कंटिन्यू कर दिया, हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। डीएम्स तो हमारे भरे भरे पड़े हुए हैं, डीएम्स में इतने सारे हम्म कि, और हम्म मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स कपल जो है हमारे डीएम्स में आके बोलते हैं हमें भी जेंडर चेंज कराना है, कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा डॉक्टर है। तो मुझे हमें भी समझ में हम्म आ रहा है कि मुस्लिम्स भी है इन सब चीजों में, एक इकलौती जोड़ी नहीं है ये। और भी और भी लोग हैं, हम तो सोशल मीडिया हम्म पे आ गए हैं, और भी लोग हैं जो सोशल हम्म मीडिया पे बट इतना ओपनली नहीं आ पा रहे हैं। हम जैसे रहते हैं, हम एक लाइफ जी रहे हैं, उन लोगों हम्म को भी वैसे ही जीना है, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए उनको। तो हम वही एक्चुअली देखा जाए ना, हम सोशल मीडिया पे आए तो मेन रीजन तो यही था, जब हम अल्लाह तो सब देख रहे हैं, अल्लाह के आगे सब हाजिर नाजिर है, ठीक है। फैमिली को हम्म मालूम है तो फिर हम दुनिया से भी क्यों छुपाए। इस वजह से हम आए। अब दुनिया को अच्छा लगे बुरा लगे हमें क्या लेना देना है, क्योंकि दुनिया देखो कोई भी धर्म की हो, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म की हो, हर कोई किसी को बढ़ता हुआ दिखता है या किसी का कुछ भी रहता है नाम रखता है। खुद के गुनाह उन्हें अच्छे लगते हैं और दूसरों के गुनाह उन्हें गुनाह लगते हैं। तो ये तो दुनिया का हम्म दस्तूर है। तो इस वजह से हम लोग सोचा ठीक है, वो बुरा बोले भरा बोले हमको कोई मतलब नहीं है। हम दिखाएंगे लोगों को, हम बताएंगे कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसे भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा सोचना होता है कि मतलब एक लड़का हम्म लड़की सिर्फ सही रह सकता है और कोई अच्छा नहीं रह सकता, और किसी की जिंदगी अच्छी हो ही नहीं सकती। बट ऐसा नहीं है। हम्म अगर आप चाहो, अगर अल्लाह चाहे सब चीजें सही हो सकती है, उसका तरीका होता है। आपको सब चीजें करनी ही पड़ेगी तो सब चीजें सही हो जाएगी। सबकी अपनी जिंदगी, कोई अपनी जिंदगी में कैसे खुश है, उनको खुश रहने दो। हम्म आप किसी को मतलब मत बोलो गलत सलत। हम्म। लेकिन यूसुफ जी, आपको लगता है कि निगाह से यूसुफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वहां पर चुनौती आ सकती थी? अगर आप किसी वर्क प्लेस में जाते, अगर नौकरी कर रहे होते, तो वहां पर हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन हो सकता था, लेकिन क्योंकि आप अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो कम से कम वहां पर आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं, परिवार का भी आपको सपोर्ट मिल गया। और आप जिस तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी मेरी कैफे जी से, तो वो भी इसी बात का जिक्र कर रही थी कि बहुत सारे लोग हैं, कमेंट सेक्शन में तो खैर गालियां पड़ जाती है, लेकिन डीएम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम खुलकर अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर सामने नहीं आ सकते, हमें परिवार का बहुत जी डर है, समाज से जी ज्यादा परिवार का डर है। और उसी डर के साए में कैफी जी भी जी रही हैं अभी। वो कह रही है कि हम जी कुछ भी पोस्ट करते हैं तो सबसे पहले मेरे घर वाले बोलते हैं कि भाई वो पोस्ट हटाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी सोशल मीडिया में, तुमने बहुत बदनाम कर दिया हमको, मरवा देंगे तुमको। तो ये डर तो कांस्टेंट है आपके जीवन में कैफी जी?
हाँ, ये सब चीजें तो है, पर अभी मेन जो चैलेंज होता है, सोसाइटी इतना मैटर नहीं करती, लोग नहीं, फैमिली मैटर करती है। अगर आपकी फैमिली अच्छी है, सपोर्ट करने वाली है, तो सब चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए। और अगर आपकी फैमिली आपको छोड़ देगी कि नहीं जो तुम कर रहे हो मैं उस पर सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, तो फिर बहुत मुश्किलें आएंगी आपको हर स्टेज में। हमारे इसमें तो इनकी फैमिली का एक सपोर्ट मिल गया, हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली तो मार काट में उतर जाती है, बस अगर ये पता चल जाए। बहुत आए दिन न्यूज आते रहते हैं, लड़की लड़की का रिलेशन है, लड़की मार खा रही है, वो अपने फैमिली मार रहे उसको, सब मार रहे पीट रहे। पुलिस के सामने भी एक न्यू आया कि लड़की को फैमिली लोग मार रहे, फैमिली जितने भी दोनों फैमिली मारी लड़कियों को पुलिस के सामने। तो वहां के जो डीसीपी है उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि नहीं हम पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन लड़कियों को। तो यही चीज रहती है, फैमिली सबसे पहले रिएक्ट करती है। और एक्चुअली में आप बिल्कुल जो बिल्कुल बोल रहे बिल्कुल थे ना काम बिल्कुल का, बिल्कुल। आपने जो काम का बोला तो वो सच है। हम्म अगर आप जैसे जेंडर चेंज करा तो आप नॉर्मली देख लीजिए ना, जो मेल से फीमेल होते हैं वो लोग क्या ही काम करते हैं, उनको क्या ही काम मिलता है। ठीक है, तो ऐसी जो ट्रांसमैन भी जो जैसा फीमेल से मेल होते हैं, तो अगर आपकी बहुत अच्छी है, जिधर आप काम करो उधर आपकी बहुत अच्छी है और वो लोग समझदार लोग हैं, लाइक पढ़े लिखे हो समझने वाले हो, तो समझ जाएंगे। बट हर जगह ऐसा नहीं होता कि लोग समझे। हर जगह काम के लिए आपको होता है, प्रॉब्लम होती है। अगर आप पहले से कहीं कर रहे हो और वो लोग समझने वाले लोग हैं, तो ठीक है, वो लोग आपको रख लेंगे। बट हर जगह नहीं ऐसा होता कि नहीं, लोग ने रख लिया, आप ट्रांसमैन हो या ट्रांसजेंडर हो तो आपको रख लिए। नहीं होता, जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग सोशल मीडिया पे बोल तो देते कि नहीं अरे यार ऐसा नहीं होता, एक्सेप्टेबल है, ये है वो है। नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी में जब आप आते हो ना, तब आपको समझ में आता है ये सब चीजें, कि जो दिखाया जाता है वो चीज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलते चलते अब आप लोगों को क्या क्या संदेश देना चाहेंगे जो आप ही की तरह हैं? संदेश मेरा तो बस यही रहेगा कि जो मेरा खास करके ना फैमिली के लिए रहेगा, जिनका बच्चा अगर ट्रांसजेंडर हो या कुछ भी हो, लेस्बियन हो, जो भी हो, आप अपनी औलाद को मत छोड़ो, आप अपनी औलाद का सपोर्ट करो। देखो, भगवान हो कि अल्लाह पाक हो, जो भी हो वो उन पे छोड़ दो। बट आप सोसाइटी के डर से अपने बच्चों को मत छोड़ो, अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ो। अपने बच्चों के लिए खड़े रहो। आप नहीं खड़े रहोगे तो दूसरा क्या ही उनको मतलब इज्जत देगा। आप पहले इज्जत दो, तो दूसरा उनको इज्जत देगा। घर से इज्जत मिलेगी तो बाहर से इज्जत मिलेगी आपके बच्चों को। तो अपने बच्चों का साथ मत छोड़ो, कभी भी मत छोड़ो। आपके बच्चे बुरे वक्त में आपका साथ चाहते, भले वो गलत हो, आप तो सही, आप तो माँ बाप है। अपने बच्चों को किसी भी हाल में बुरे वक्त पे बिल्कुल मत छोड़ो, चाहे वो भाई बहन हो या माँ बाप हो। अब फाइनल सवाल ये है कि ऑन पेपर आपकी शादी हो गई है, रजिस्टर हो गई शादी? यस। जी जी। आप बता रहे थे। यस और यस, हो सारे गई है। डॉक्यूमेंट पर आपका जेंडर भी अब चेंज हो चुका है? जी जी। शादी भी रजिस्टर्ड है? यस हम्म। यानी आखिरी प्यार का आखिरी पड़ाव भी आपने पार कर दिया है और जी जी। स्टैंप लगा और दिया उस बहुत रिश्ते को जो आपने शुरुआत किया था, है ना? एक तरफ से जी प्रपोजल आया था, दूसरी तरफ से फटकार आई थी, उसके बाद दूसरी तरफ से एक बार वीकनेस वाली बात हो गई, है ना? कि दाएं बाएं जी सोचने लगी। कैफी जी थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन उसके बाद यूसुफ जी ने अच्छा संभाल लिया। निदा से यूसुफ और यूसुफ के बाद अब देखिए पूरे देश के लिए आप लोग मिसाल बन चुके हैं। इंस्टाग्राम जी हो, यूट्यूब हो, आपके वीडियोस के जरिए बहुत से लोग हैं जो अब क्लोजेट से बाहर आ रहे हैं, वो खुलकर सामने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और ये धर्म तक ही सीमित नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, हिंदुओं की भी बात है, और मजहब में भी इस तरह के कपल्स हैं जो अब खुलकर जी सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत जी। शुक्रिया देश के लिए मिसाल बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। जी। थैंक यू, थैंक आपका भी यू। बहुत